नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए चलते हैं और अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या बात देखी थी। हमने देखा था कि कैसे जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्था कैसे बदलते हैं, कि ठोस द्रव में, द्रव जो है वो गैस में कैसे किस प्रकार वो अपनी अवस्थाएं बदलते हैं। तो हमने उसके दो कारक सीखे थे, एक तो तापमान और एक दबाव। तो हमने ये सब बातें देख ली थी। उसके बाद हमने सीखा था कि किस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहती है, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। हमने ये सभी बातें अपने पिछले लेक्चर में देखी थी। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ऊर्ध्वपातित क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। हमने ये सब देख लिया था। आज का हमारा मेन मुद्दा है कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण, देखिए हमने देखा था कि क्वथनांक जो होता है वो समष्टि में होता है, समष्टि परिघटना होती है उसमें। मतलब जितने भी जो कण होते हैं वो समष्टि कणों का क्या होता है, क्वथनांक हो जाता है, और वो पूरे के पूरे उबल जाते हैं और वो गैस में बदल जाते हैं। आज हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, किस प्रकार हम वाष्पीकरण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे उसका दर जो है हम किस प्रकार से उसका दर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ उसके उदाहरण देखेंगे। तो आपने जैसे देखा होगा कि पसीना, जब हमें गर्मियों में पसीना आता है तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है यदि हम पंखे के नीचे बैठते हैं। तो क्या होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। या फिर जब हम क्या करते हैं कि गर्मियों में कपड़े जो है हम धूप में सुखा देते हैं, और जो कपड़े हैं वो जब ठंडी हवा और ज्यादा चलती है, हवा जब और ज्यादा चलती है तब वो और कपड़े और तेजी से सूख जाते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये सभी प्रक्रिया वाष्पीकरण ही होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। देखिए, अब है कि वाष्पीकरण, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। मतलब कि जब क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक का जो तापमान होता है उससे यदि कम तापमान हो और उस पे ही कोई जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाए, मतलब वाष्प में बदल जाए, द्रव वाष्प में बदल जाए, उसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो वो वाष्प में बदल जाता है। कि पानी को यदि आप खुला छोड़ दें तो उसका जो स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि पानी जो है वो वाष्प में बदलता हुआ धीरे धीरे द्रव से वाष्प में बदलता हुआ ऊपर उड़ जाएगा और पानी का सतह जो है वो नीचे होता रहेगा। ठीक है, गीले कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। यदि आप गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं और उसमें गर्म हवा चलती है तो वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो वो जब अपने आप से सूख जाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। मतलब जो पानी जो क्या होता है, कपड़ों की जो ऊपर होता है, सतह पर होता है, तो वो क्या होता है, एकदम से उड़ जाता है वहां से। तो इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया है कि द्रव का वाष्प में बदल जाना उसके क्वथनांक से कम तापमान पर, उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने देख लिया कि कपड़े सूख रहे हैं तो वो भी वाष्पीकरण होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे जो हमारे पसीना होता है वो सूख जाता है जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं, वो भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये सभी वाष्पीकरण के उदाहरण होते हैं। तो वाष्पीकरण कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि वाष्पीकरण जो होता है वो केवल सतह पर स्थित कणों कणों का होता है। मतलब जैसे ये हमारा जल है, तो एक तो जल के सतह पर, ये जल के जो सतह होते हैं इस पे कण होते हैं, और जल के अंदर भी कण होते हैं। तो जो जल के सतह वाले कण होते हैं ना, जब वो निकल जाते हैं, जब वो आकर्षित बल से मुक्त हो जाते हैं, तब उससे जब वो ऊपर उठ जाती हैं, उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो उसको तो हम वाष्पीकरण का प्रक्रिया बोलते हैं। और जब पूरे के पूरे कणों का उबलना होता है, जब पूरे के पूरे कण जो है वो क्या हो जाते हैं, उबल जाते हैं और ऊपर गैस में बदल जाते हैं, उसको हम कथन बोलते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कथन मतलब बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बस क्या बात ध्यान रखनी है, वाष्पीकरण तो सतह वाले कणों का होता है। जो सतह वाले कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है बाकी के कणों से, जो अंदर समष्टि में जो कण होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा होती है, जिससे वे आकर्षित बल से मुक्त हो जाते हैं और क्या होता है, वाष्प में बदल जाते हैं। और जो कथन होता है, कथन जो होता है वो पूरे समष्टि की परिघटना होती है। ठीक है, ये पूरे समष्टि की समष्टि की परिघटना है।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कथन बोलते हैं, ठीक है, क्वथन बोलते हैं, ठीक है, क्वथन क्वथन बोलते हैं। मतलब ये पूरा बल्क का फिनोमेन है, पूरे समष्टि के कणों का होता है, और यह केवल सतह वाले कणों का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वाष्पीकरण होता है। उसके अलावा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो वाष्पीकरण के दर को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि सतह क्षेत्र में वृद्धि। सतह क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बड़ी चीज है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम क्या करते हैं, यदि हम कप से चाय पीते हैं, ठीक है, कप से चाय पीना, जैसे ये कप हो गया, तो इससे चाय पीना, और यदि हम प्लेट से चाय पीते हैं, तो प्लेट से चाय जो होती है वो जल्दी पी जाती है, क्योंकि वह चाय जो होती है वो ठंडी जल्दी ज्यादा हो जाती है। उसका कारण क्या है कि इसका जो सतह क्षेत्र है वो ज्यादा है, सतह क्षेत्र जो है वो बड़ा है, ठीक है, प्लेट का सतह क्षेत्र बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें से वाष्प जो है वो जल्दी बदल जाते हैं। वाष्पीकरण में होता क्या है कि जो सतह वाले कण होते हैं ना, वो अपने आसपास से क्या लेते हैं, या अपने जो जिसे जो चाय हो गई, तो चाय के अंदर से बाकी कणों से ऊर्जा ले लेते हैं। वह ऊष्मा लेके क्या हो जाते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, अंदर की ऊष्मा कम हो जाती है और ठंडापन महसूस होता है। तो ये हो गया। तो जितना ज्यादा सतह क्षेत्र होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाने के हम उसे ऐसे तो नहीं डाल देते ना, हम उन्हें पूरी तरीके से खोल के डालते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसका भी यही कारण होता है कि क्या होता है, जितना ज्यादा उनका सतह होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। फिर आता है दूसरा कारक, तापमान में वृद्धि। तापमान अगर ज्यादा हो, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो जल्दी से मुक्त होना चाहेंगे, मतलब उनके आकर्षित बल कम होंगे, और जितने कम आकर्षित बल होंगे, वो जो सतह वाले कण होते हैं वो उतनी जल्दी क्या होंगे, मुक्त होना चाहेंगे, और जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। तो तापमान का बढ़ना। आर्द्रता में कमी। अब देखिए, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, उसमें इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। मतलब जैसे हमारी जो आसपास की वायु है ना, उसमें भी कुछ पानी होता है, ठीक है, जल जल होता है उसके अंदर। तो क्या होता है, यदि उसके अंदर पहले से जल होगा, तो जो वाष्पित होने वाला जो जल है वो उसके अंदर समा नहीं पाएगा, क्योंकि हमने कहा है ना कि गैसों के अंदर रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होते हैं। यदि वो रिक्त स्थान पहले से ही भरे हुए होंगे, तो उसके अंदर बाकी का जो जो जल हुआ, जो वाष्पित हुए वाले जो जल है, वो कहाँ पे समाएगा। तो इसलिए आर्द्रता जो है वो कम होनी चाहिए। जितनी कम आर्द्रता होगी उतने ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जो वाष्पित हुए हुए कण है वो क्या करेंगे, वायु में जो रिक्त स्थान है उनके रिक्त स्थानों में समा जाएंगे, उसमें अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा हवा की गति में वृद्धि। देखिए, यदि हवा की गति जो होगी वो ज्यादा होगी, हवा जितनी तेज चलेगी उतनी जल्दी क्या होंगे, जो कण होंगे वो उतनी जल्दी उसके साथ ऊपर उठ जाएंगे, और जो आसपास में जो वायु है उसके अंदर जो पानी है वो अपने साथ वायु वायु जो है वो अपने साथ ले जाएगी, और आसपास की हवा जो है वो पानी से मुक्त हो जाएगी। यदि वो पानी से मुक्त हो जाएगी तो वाष्पित हुए हुए कण जो है वो उसके अंदर उतनी जल्दी समा जाएंगे। तो यह कारक होते हैं, ये चार कारक क्या होते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, मतलब इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सतह क्षेत्र में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि और आर्द्रता में कमी होनी चाहिए। तो ये चार हमारे कारक होंगे, ठीक है। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहला कारक है सतह क्षेत्र में प्रभाव। सतह क्षेत्र का प्रभाव। तो देखिए कि वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह मतलब जो ऊपर ऊपर से होती है, ठीक है, सतह से होती है। यदि सतह क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, मतलब उसका जो रेट है, दर है, वो बढ़ जाता है। तो जैसे कपड़ों को सुखाने के लिए डालते समय हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि हम इतना बड़ा कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा सतह क्षेत्र होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, क्योंकि उन्हें उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, जिससे वो क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया कि छोटी सतह के माध्यम से वाष्पीकरण, और ये क्या, बड़ी सतह के माध्यम से वाष्पीकरण। देखिए कितना ज्यादा वाष्पीकरण है और इसमें कितना कम वाष्पीकरण है। तो ये होता है कि तो सतह क्षेत्र में की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा होता है तापमान का प्रभाव। तो देखिए, हमने कहा कि तापमान के बढ़ाने से जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है,
ठीक है। अधिक संख्या में कणों को वाष्प अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा जो है वो मिलती है, इसलिए वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तापमान कम है, यहाँ पर तापमान कम है और यहाँ पर तापमान जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो कण है जिनकी गतिज ऊर्जा है वो कम है, कणों की गतिज ऊर्जा कम है, और यहाँ पर थोड़ी सी गतिज ऊर्जा और बढ़ी, और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा है कणों की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कण अपने सतह को छोड़ देंगे और वो वाष्पित हो जाएंगे। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इससे क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। ये हो गया। उसके बाद आती है आर्द्रता का प्रभाव। तो देखिए आर्द्रता जो है वो हवा में मौजूद, अभी कहा था आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है, कि हवा में कितने जलवाष्प हैं उसकी मात्रा को आर्द्रता कहती है। तो हमारे चारों ओर की हवा जो होती है वो निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा से अधिक जलवाष्प धारण नहीं कर सकती है। तो यदि हवा में पहले से ही पानी की मात्रा होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण का दर जो है वो कम हो जाएगा ना। मतलब क्या होता है, अभी कहा हमने कि जो वायु होती है वो केवल एक निश्चित मात्रा में ही क्या करती है, जल वाष्प को अपने अंदर समा सकती है। ठीक है, तो यदि उसमें पहले से ही जल वाष्प होगा तो वो और अधिक जल वाष्प को अपने अंदर समा नहीं पाएगी, इसलिए वाष्पीकरण की विधि जो होती है, प्रक्रिया जो होती है वो कम हो जाता है, उसका दर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता का प्रभाव। तो आर्द्रता जो होती है उसकी कमी होनी चाहिए, तो आर्द्रता की कमी होनी चाहिए, तो इसकी क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हवा की गति का प्रभाव, कि हवा की गति का कैसे प्रभाव होता है। तो देखिए जैसे ही हवा की गति में वृद्धि के साथ जल वाष्प के कण जो है वो हवा के साथ दूर चले जाएंगे, जिससे जो आसपास का जल वाष्प की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, इसलिए वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही हवा की गति में वृद्धि होगी तो आर्द्रता जो है वो कम हो जाएगी, और आर्द्रता कम हो जाएगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हवा होती है वो अपने साथ जो होती है वो आसपास की हवा से जल वाष्प को अपने साथ ले जाती है, दूर ले जाती है, जिससे आसपास की हवा में जल वाष्प की क्या हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, और जो वाष्पित हुआ हुआ जल है वो उसमें समा जाता है। ठीक है, तो हवा की गति का प्रभाव जो है कि हवा की गति में वृद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये चार कारक होते हैं जो क्या करते हैं, वाष्पीकरण को चार कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि जैसे ही हमें पसीना आता है, हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस होता है ना। तो यही कहते हैं कि वाष्पीकरण जो होता है वो क्या करता है, शीतलता प्राप्त करवाता है, कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। तो उसका कारण यह होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो सतह वाले कण होते हैं ना, कि जैसे अगर मैं कह दूं कि ये हमारा कोई जल है, ठीक है, तो जल है ये, तो इसमें क्या होता है कि जो सतह वाले कण होते हैं तो वो अपने जल के अंदर से क्या ले लेंगे, जल के अंदर से ऊष्मा ले लेंगे। ठीक है, ऊष्मा, वह वो ऊष्मा लेके अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनका तो वाष्पित हो जाएंगे, वो तो वाष्पित हो जाएंगे, पर उन्होंने क्योंकि अपने अंदर से ऊष्मा ली है तो उनकी ऊष्मा अंदर कम हो जाएगी, जिससे क्या होती है, हमें ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, अंदर तो क्या हो जाएगी, ऊष्मा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ठंडापन महसूस होगा। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त, कि जो वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है उसको दोबारा से पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, मतलब हमें क्या लगता है, ठंडापन लगता है। तो यही कारण होता है, जब हमें पसीना आता है ना तो क्या होता है, जो हमारे स्किन के ऊपर, जैसे ये यहाँ पर हमें पसीना आया, तो जो स्किन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, पसीना होता है, तो उसके जो कण होते हैं पसीने के, वो क्या करते हैं, ऊपर उठने के लिए हमारी बॉडी के अंदर से, ठीक है, हमारे जो शरीर के अंदर से ऊर्जा ले लेते हैं, ऊष्मा ले लेते हैं। वह ऊष्मा लेकर वो अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, आकर्षित बलों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें क्या लगेगा, हमें तो ठंडापन महसूस होगा ना, तो इसलिए हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है, यही कारण होता है।
तो अब देखिए, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, बहुत से उदाहरण होते हैं जो हम अपने रोजाना के जीवन में देखते हैं। तो हथेली पर एसीटोन डालने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? देखिए क्या होता है कि जैसे ही जो एसीटोन होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, जिससे जो लड़कियां होती है ज्यादातर अपनी नेल पेंट को रिमूव करती हैं, तो क्या होता है, एसीटोन के कण जो है वो हथेली या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करके वो तो वाष्पित हो जाते हैं, जिससे हथेली जो है वो ठंडी महसूस होती है। बस बिल्कुल सेम प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार हमारा जो हमारा पसीना होता है वो वाष्पित होता है, उसी प्रकार जो होता है वो एसीटोन डालने पर हमें ठंडापन महसूस होता है। एसीटोन हमने डाला, यहाँ लगाया, एसीटोन के कण जो है वो आसपास की जो आसपास से क्या लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और क्या होता है, हमें क्या, वो तो वाष्पित हो जाते हैं और हमें ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, उसके अलावा कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, सूती कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल सूती कपड़े होने चाहिए, ऐसे बोल। तो इसका कारण क्या होता है कि गर्मियों में हम लोगों को बहुत पसीना आता है। पसीना जो होता है, तो वो पसीना सूती कपड़ों के अंदर क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि वो सूती कपड़ों के अंदर अवशोषित हो जाता है, तो क्या होता है कि जब वो पसीना वाष्पित होना चाहता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर से या आसपास से उष्मा प्राप्त करता है, और वह उष्मा क्या कर लेता है, प्राप्त करके क्या होता है, वो तो वाष्पित हो जाता है, और हमें क्या होता है, हमें ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। और सूती कपड़े जो होते हैं वो पानी को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं अपने अंदर। ठीक है, वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो यही कहा गया है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, द्रव की सतह के कण, जो हमारे जो पसीना है उसकी सतह के कण जो होते हैं, हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वो तो वाष्प हो जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, कि जितनी उष्मा उन्हें चाहिए होती है वाष्पित होने के लिए, उतनी उष्मा जो होती है वो हमारे शरीर से वो प्राप्त कर लेते हैं, जिससे शरीर जो होता है उसको शीतल हो जाता है। तो चूंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो जल का अवशोषण सबसे अधिक करते हैं, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, यही कारण होता है। तो हमने देखा कि बर्फ के ठंडे पानी से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बर्फ का जो यदि हम किसी ग्लास में बर्फ रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसकी बाहरी सतह पर क्या होती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो उसका कारण यह होता है कि वायु में जो मौजूद जलवाष्प होते हैं, वो ठंडे पानी के ग्लास, वायु में जो मौजूद जलवाष्प है, अभी हमने बताया था, आर्द्रता के कारण उसे आर्द्रता बोलते हैं। तो ठंडे पानी के ग्लास के संपर्क में आने पर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं, और वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, अभी तो वो क्या थे, वाष्प थे, और जैसे ही वो क्या हुए, ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आए, मतलब उससे मिले, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा उन्हें दे दी, उन्होंने अपनी ऊर्जा जो है वो खो दी, और जिससे वो क्या हो गए, गैस से या वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिससे हमें क्या होता है, भारी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो क्या होता है, यहाँ जैसे जैसे हम कह सकते हैं इसके आसपास वायु है, ठीक है, इस वायु में ये पानी की बूंदें हैं, जैसे ये पानी की बूंदें इससे टकराई, इससे टकराने के बाद इन्होंने अपनी ऊर्जा जो है वो खो दी, और जैसे ही अपनी ऊर्जा खो देंगे, ये क्या हो जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होती है, हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो देखिए क्या होता है कि कूलर जो है, कूलर वो अपने आसपास से क्या होगा, गर्म हवा खींचेगा। ठीक है, गर्म हवा खींचा, गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा खींची, क्योंकि गर्म शुष्क दिन है तो उसने गर्म हवा खींच ली। गर्म हवा खींचे क्या होगा, उसके जो पानी है, उसके पानी की सतह पर क्या होंगे, जितने भी कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, उन्हें उष्मा मिल गई, और जैसे ही उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अब वो दोबारा से उस गतिज ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से उष्मा लेंगे, और जब वो अपने अंदर से उस उष्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी जो हो जाएगा वो ठंडा हो जाएगा, उसे शीतलता मिलेगी। तो इसलिए कूलर जो है वो बाहर क्या करता है, शीतल हवा फेंकता है। ठीक है, अपने अंदर तो गर्म हवा ले लेते हैं और बाहर शीतल हवा फेंकता है। तो ये किसके कारण होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ही होता है ये सब। ठीक है, उसके बाद गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। देखिए
क्या होता है, घड़ा जो होता है मिट्टी का घड़ा होता है, इस मिट्टी के घड़े पे क्या होता है, ये बाहर क्या होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। तो इन छिद्र में भी क्या होता है, पानी आता है। जैसे हमने इसके अंदर पानी डाला तो इन छिद्रों में भी पानी आ जाएगा। तो इन छिद्र के से क्या होता है कि पानी जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। अब उस पानी को वाष्पित होने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होती है, वह ऊष्मा वो पानी से ही अवशोषित करता है। पानी से उसने वह ऊष्मा ले ली और वह ऊष्मा लेकर वह तो वाष्पित हो गया, और जो बचा हुआ पानी है वो क्या हो जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। इसलिए जो बचा हुआ जल होता है वो ठंडा हो जाता है। तो वो किस प्रक्रिया के कारण होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है। उसके अलावा एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, यह हमने अभी देखा कि जैसे ही यह भी वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण होता है। क्या होता है इसमें कि जैसे ही हमने वो पेट्रोल लगाया या ईथर लगाया या इत्र लगाया, एसीटोन लगाया, वो हमारे आसपास से ऊर्जा या ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी होती है या हमारे शरीर को क्या होती है, शीतलता प्राप्त होती है। वो तो वाष्पित हो जाते हैं और हमारी शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है। उसके अलावा कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, अभी हमने बताया था कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने का एक कारक क्या था कि सतह क्षेत्र की वृद्धि होनी चाहिए। सतह, ठीक है, सतह क्षेत्र में, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, एक मिनट, ये हो जाएगा सतह क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, वृद्धि। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम गर्म दूध या चाय है तो हम क्या करते हैं, कप जो होता है, कप का जो सतह होता है, कप हो गया ये, उसका जो सतह होता है वो कम होता है सतह क्षेत्र, पर जो प्लेट होती है उसका सतह क्षेत्र जो है वो ज्यादा होता है। तो इस पे वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण इससे ज्यादा होता है, वाष्पीकरण का दर जो होता है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि, और जब वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा तो जो बाकी की बची हुई चाय है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी हम उतनी जल्दी पी सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है। तो सभी का कारण जो अब तक हमने सभी प्रश्न पढ़े हैं ना, उनका सभी का कारण क्या है, वाष्पीकरण ही है। उसके अलावा गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, अभी ये हमने देखा था अपने पिछली स्लाइड्स में, हमने कहा था कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका क्या कारण बताया था कि जो सूती कपड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा जल को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो भी तो एक तरह का जल ही होता है, तो वो सबसे ज्यादा अपने अंदर पसीने को अवशोषित कर लेंगे, जिससे जो वो पसीना है वो हमारी क्या होती है, हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त करेगा और वो तो वाष्पित हो जाएगा, और हमें क्या पड़ेगा, हमें शीतलता प्राप्त होगी। तो इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में कपड़े सूती पहनने चाहिए। ठीक है, जितने सूती कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा होता है, उसी में ही आराम मिलता है हमें गर्मियों में। तो इस प्रकार हमने अपने इस अध्याय को यहीं पर समाप्त कर लिया है। तो हमने आज के लेक्चर में या अब तक के इस अध्याय में हमने क्या क्या बातें सीखी, हमने शुरुआत करी थी कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या क्या होते हैं, वह पदार्थ किनसे बना होता है, कणों से, और वह कणों की हमने कुछ विशेषताएं देखी थी, कुछ गुण देखे थे। उसमें देखा था कि ये निरंतर गतिशील होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है और इनके बीच में आकर्षित बल होते हैं, हमने ये देखा था। फिर हमने कुछ क्रियाकलाप करी थी जिससे हमने ये साबित कर दिया था कि हाँ वाकई में इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, आकर्षित बल होता है और निरंतर गतिशील होते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। और एक हमने विसरण की प्रक्रिया देखी थी। विसरण की क्या होता है कि एक या दो पदार्थों का आपस में जो मिल जाना होता है उसको विसरण बोलते हैं। ठीक है, हमने विसरण भी देखा था। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कि ठोस पदार्थ, ठीक है, ठोस हमने देखा था, द्रव हमने देखा था, उसके बाद हमने गैस देखी थी। ठीक है, फिर हमने इनमें देखा था कि इनकी विशेषताएं या इनके गुण क्या क्या होते हैं। हमने इनके आकार की, जैसे ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होती है, द्रव का केवल निश्चित आयतन होती है और आकार निश्चित नहीं होता है, गैस की ना ही तो कोई निश्चित आयतन होती है और ना ही कोई निश्चित आकार होता है। तो इस प्रकार हमने इनको अलग अलग क्या कर दिया था, भिन्न भी कर दिया था। हमने और भी देखे थे कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वो किसमें कितने ज्यादा होते हैं, घनत्व किसका ज्यादा होता है, रिक्त स्थान किसमें ज्यादा होते हैं, गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, हमने ये सब देखा था। उसके बाद हम आए थे कि अवस्थाएं कैसे बदलती हैं। ठीक है, एक दूसरी अवस्था से हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो उसके हमने दो कारक देखे थे, एक तो तापमान देखा था, तापमान,
एक तो हमने तापमान देखा था और एक हमने दबाव देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि उन प्रक्रियाओं को क्या क्या कहते हैं, कि जैसे ठोस से द्रव में बदलना संगलन हो गया, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ठोस से डायरेक्टली यदि हमें गैस में बदलना हो सीधा, तो उसको हम क्या बोलते थे, ऊर्ध्वपातित बोलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ऐसी कुछ प्रक्रियाएं देखी थी और उनमें क्या क्या अंतर होता है हमने वो सब देख लिया था। उसके बाद हम आए थे कि आज के लेक्चर में हमने देखा था कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण हमने देखा, ठीक है, गलनांक हमने देख लिया, क्वथनांक हमने देख लिया कि क्वथन में और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए चार कारक देखे कि सतह क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए, तापमान में वृद्धि होनी चाहिए, आर्द्रता में कमी होनी चाहिए और हवा में वृद्धि होनी चाहिए, हवा की गति में वृद्धि होनी चाहिए। फिर हमने देख लिया था कि कैसे कैसे, उदाहरण के तौर पर कि इनमें कैसे कैसे वृद्धि होती है या कमी होनी चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वाष्पीकरण में की प्रक्रिया में होता क्या है, कि वाष्पीकरण में जो सतह वाले कण होते हैं वो अपने आकर्षण बल से मुक्त होने के लिए आसपास से ऊष्मा लेते हैं। ऊष्मा लेकर वो क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वो तो वाष्पित हो जाते हैं और जो बचा हुआ, जो शेष हुआ हुआ जल होता है उसमें ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रकार हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।